कर मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पर सदा चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही राह पर सदा चलते रहिए। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। निरंतरता ही आपकी सफलता की सबसे मजबूत कुंजी है। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज हम इसमें पढ़ेंगे मुगल काल। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका अगला भाग है मुगल काल। इससे पहले आपने सल्तनत काल पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, एक एक चीज को समझा, एक एक पॉइंट को समझा। आज हम देखेंगे मुगल काल, इसको भी हम 3 भागों में पढ़ेंगे। क्लियर है? पहले भाग में अकबर तक का, बाबर से अकबर तक का सफर तय करेंगे। उसके बाद आपका बहादुर शाह जफर तक का सफर तय करेंगे। क्लियर है? फिर आपका जो तीसरे भाग होगी उसमें मुगल काल की स्थापत्य कला और नौकरशाही और जितनी भी चीजें होंगी उन सब चीजों को एक वीडियो में हम शॉर्ट्स में देखेंगे। मुगल काल के युद्ध सारी चीजें हम तीसरे वीडियो में देखेंगे। तो इन 3 वीडियो में आपका मुगल काल से जुड़ा हुआ हर प्रश्न आ जाएगा। तो निरंतरता बनाए रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, खुद को स्वयं मोटिवेट करते रहें। आपके जितने प्रश्न हैं सबका जवाब दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखें और इंतजार करें। अगर आपका प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण होगा तो उसका जवाब वीडियो बनाकर दिया जाएगा। निरंतरता बनाए रखें। हमारे चैनल पर आपको एक सटीक जानकारी दी जाती है। तो ये क्लास आपकी मुख्य शिक्षा भर्ती के लिए, यूपी पीटी के लिए, वीडियो 2018 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम पढ़ेंगे मुगल काल भाग 1। हिस्ट्री की ये 17वीं क्लास है। इससे पहले 16 क्लास हो चुकी हैं। आप निरंतरता से उन्हें देखते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए। कल संडे है, कल आपकी करंट की क्लास भी होगी, तो ध्यान से देखिएगा उसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस और आज हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य या मुगल काल। इसे साम्राज्य कहें या काल कहें, दोनों बात एक ही है। तो मुगल साम्राज्य में सबसे पहले हम बाबर को पढ़ेंगे। बाबर के आगमन से ही मुगल साम्राज्य या मुगल काल की शुरुआत होती है। क्लियर है आपको? तो पहला पॉइंट है बाबर। बाबर कब से कब तक सत्ता में रहा? 1526 से 1530 तक। यह तैमूर लंग और चंगेज खान का प्रपौत्र था जो भारत में प्रथम मुगल शासक था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि बाबर किसके वंशज था। तो तैमूर लंग और चंगेज खान का ये वंशज था। तो ये तैमूर लंग और चंगेज खान का प्रपौत्र था जो भारत में प्रथम मुगल शासक था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। ये फरगना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फरगना अफगानिस्तान में हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको? तो 2 पॉइंट आपने बाबर से जुड़े हुए पढ़ लिए। तीसरा पॉइंट है वह मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने भारत में बारूद की शुरुआत की। तो भारत में बारूद की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? बाबर को जाता है। यह पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, 1-2 बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अब पानीपत की पहली लड़ाई, ये तो अब तक आपको रट चुकी होगी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया, जिससे यहाँ पर भारत में मुगल काल की नींव पड़ी। क्लियर है आपको? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया जो 1526 में हुई थी। फिर इसके बाद 1527 में बाबर ने एक और लड़ाई लड़ी, खानवा। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा, यानी उनका नाम संग्राम सिंह था, को हराया और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने लड़ा। फिर खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने लड़ा। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ लड़ा 1527 में। क्लियर है आपको? तो चंदेरी की लड़ाई उसने लड़ी 1528 में। चंदेरी की लड़ाई में चंदेरी की मेदिनी राय को हराया। क्लियर है आपको? घाघरा की लड़ाई 1529 में लड़ी
और इसमें उसने महमूद लोदी को हराया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। बेचारा हर साल एक युद्ध करता रहा। बाबर भारत में जब आया तो हर साल एक युद्ध करता रहा और आपके लिए प्रश्नों की झड़ी लगा गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसे हम तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, की रचना की और तुर्की भाषा में की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ठीक है, जो बाबरनामा के नाम से जानी गई। क्लियर है। तुजुक ए बाबरी के अनुसार बाबर की मृत्यु 1530 में लाहौर में हुई और उसे आराम बाग में दफनाया गया। तो बाद में उनके पार्थिव शरीर को अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया। तो तुजुक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी और बाबरी में ही लिख दिया कि मृत्यु कहाँ पर हुई। तो सीधी सी बात है, तुजुक ए बाबरी को बाद में बाबर के बाद में उसे एडिट किया गया, उसे बाद में कुछ और लोगों ने भी लिखा है। क्लियर है। तो तुजुक ए बाबरी के अनुसार बाबर की मृत्यु 1530 में लाहौर में हुई और उसे आराम बाग में यानी कि आगरा में दफनाया गया। बाद में उनके पार्थिव शरीर को अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया। क्लियर है आपको। फिर आते हैं हुमायूं। यह 1530 से 1540 तक इसने शासन किया, 10 साल। फिर यह भटकता रहा और फिर आखिरी में जीवन मरने से पहले 1555 और 1556 ईस्वी में इसने शासन किया। तो हुमायूं ने अपने पिता के बाद राज्य संभाला और मुगल राजवंश की द्वितीय शासक बना। हुमायूं ने लगभग एक दशक तक भारत पर शासन किया, किंतु फिर उसे अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने पराजित कर दिया। शेर शाह सूरी के कई नाम हैं, वो मैं आपको बताता रहूंगा। क्लियर है। तो हुमायूं ने लगभग एक दशक तक भारत पर शासन किया, किंतु फिर उसे अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने पराजित किया। अब हुमायूं ने अपना राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया और 1533 में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। किस नाम से? दीन पनाह नामक। क्लियर है आपको। तो जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच, अब शेर शाह सूरी ही शेर खां है और इसका एक और नाम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेर खां या हुमायूं के बीच, जो भी आप समझे, शेर शाह सूरी कहें या शेर खां कहें, आपकी परीक्षा में जो नाम आए आप उसे वही सही करेंगे। क्लियर है। आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। एक और नाम है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ तथा उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। क्लियर है आपको। फिर मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह के मध्य कन्नौज में हुआ भीषण युद्ध इतिहास में बिलग्राम के नाम से दर्ज है। तो बिलग्राम का युद्ध कहें या कन्नौज का युद्ध कहें, यह कब हुआ? 1540 में हुआ। और किसके बीच हुआ? मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह के मध्य। क्लियर है। हुमायूं अपनी पराजय के बाद लगभग 15 वर्ष तक भटकता रहा। हुमायूं अपनी पराजय के बाद लगभग 15 वर्ष तक भटकता रहा। इस बीच शेर शाह की मौत हो गई और हुमायूं उसके उत्तरवर्ती सिकंदर सूरी को पराजित करने में सक्षम रहा तथा दोबारा हिंदुस्तान का राज्य प्राप्त कर सका। क्लियर है। तो हुमायूं ने शेर शाह की जब मृत्यु हो गई तो उसका जो अगला राजा था उत्तरवर्ती शेर शाह का, सिकंदर सूरी बना। उसे हुमायूं पराजित करने में सक्षम रहा और फिर से उसने हिंदुस्तान का राज्य प्राप्त कर लिया। हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। क्लियर है। अकबर को हम अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना समझ लिए। तो हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। इतना आपको याद रखना है। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। जितने भी युद्ध हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई नई चीज शुरू की गई वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपका अकबर का जन्म कहां पर हुआ? हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। क्लियर है आपको। 1555 ईस्वी में मक्षीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य वापस कर लिया। तो 1555 में जो मक्षीवाड़ा एवं सरहिंद का युद्ध हुआ था सिकंदर सूरी के और हुमायूं के बीच में, उसमें हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य वापस कर लिया। 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई।
तो किसी ने हुमायूं के बारे में एक बात कही है कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और मृत्यु भी उसकी लड़खड़ाते हुए हो गई। तो हुमायूं जिंदगी भर तो परेशान रहा, 10 साल तो उसने आराम से शासन किया, फिर करीब तकरीबन 15 साल उसने संघर्ष किया, फिर जीता और फिर 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो संघर्ष सभी के जीवन में है। अगर आपके जीवन में भी संघर्ष है तो कुछ गलत नहीं है उसमें। आपको संघर्ष के पार जाना पड़ेगा, आपको कोशिशें जारी रखनी पड़ेंगी। अगर आप कुछ करेंगे नहीं, अगर कोई समाधान नहीं ढूंढेंगे तो संघर्ष खत्म कैसे होगा? बैठने से तो संघर्ष खत्म होने वाला है नहीं। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने दिमाग से, अपने विचारों से आपको उस संघर्ष को खत्म करने की ताकत लानी पड़ेगी। कुछ विचार पॉजिटिव लाने पड़ेंगे, कुछ कार्य आपको पॉजिटिव करने पड़ेंगे ताकि आप अपने जिंदगी से संघर्ष को खत्म कर सकें। और आपका सपना आत्मनिर्भर बनने का होना ही चाहिए। जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। क्लियर है आपको? तो खुद को मजबूत बनाइए। और संघर्ष तो एक हिस्सा है जीवन का, आज नहीं तो कल है। बताइए, हुमायूं पहले 10 साल उसने शासन किया, फिर उससे राज छिन गया, फिर वो 15 साल संघर्ष करता रहा कि मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, और अंत में वो जीत गया। लेकिन 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो संघर्ष किसी के जीवन में खत्म नहीं हुआ, हर किसी को संघर्ष करना पड़ा। आप चाहे भगवान श्री राम को ले लें, चाहे श्री कृष्ण को ले लें, या विवेकानंद जी को ले लें, या महात्मा गांधी को ले लें, या वर्तमान में आप किसी और को नेता को ले लें। जो पुराने नेता हैं जैसे मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने भी संघर्ष किया। नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी अपनी जवानी में संघर्ष किया। तो संघर्ष के बिना जीवन में आपको बड़ी सफलताएं नहीं मिल सकती। अगर आपको बड़ी सफलताएं चाहनी है अपने जीवन में तो आपको संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। क्लियर है आपको? तो हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपी SSC द्वारा पूछा गया है कि हुमायूंनामा किसने लिखी। तो हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। क्लियर है आपको? शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी। यह एक अफगान था जिसने 1540 में हुमायूं को पराजित कर मुगल शासन पर विजय पाई। यह एक अफगान था जिसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर मुगल शासन पर विजय पाई। क्लियर है आपको? शेर शाह ने अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर राज किया। शेर शाह ने अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर राज किया और वह इस उपमहाद्वीप में अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित नहीं कर सका। क्लियर है? उसने 5 वर्ष तक तो दिल्ली के तख्त पर राज किया, लेकिन पूरा जो उपमहाद्वीप था वहां पर अपना अधिकार, एकाधिकार क्षेत्र नहीं बना पाया। कौन? शेर शाह सूरी। एक अच्छा राजा था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने एक दक्ष लोक प्रशासन की स्थापना की। अगर इससे जुड़े भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसे नजरअंदाज ना करिएगा। मेरा आग्रह है आपसे, मेरी सलाह है आपको कि जितना भी पढ़ाया जाए उसे ध्यान से रिवाइज भी करा करिए। आप वीडियो देख के दोबारा रिवाइज करना चाहें, वीडियो देख के करें। आप PDF लेके दोबारा रिवाइज करना चाहें, PDF लेके करें। या आप नोट करके दोबारा रिवाइज करना चाहें, दोबारा रिवाइज करें। आप डेली रिवाइज करते रहिए, क्यों? रिवीजन ही आपके दिमाग में चीज़ों को बैठाता है। और जो डेली मॉक टेस्ट चल रहे हैं उन्हें भी देखा करिए, क्योंकि उनसे जुड़े हुए प्रश्न ही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो शेर शाह सूरी ने भूमि की माप के आधार पर राजस्व संग्रह की प्रणाली की स्थापित की। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भूमि के माप के आधार पर राजस्व संग्रह की प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो उत्तर होगा आपका शेर शाह सूरी ने। क्लियर है आपको? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेर शाह सूरी के राज्य में आम आदमी को न्याय मिला। क्लियर है आपको? तो शेर शाह सूरी के राज्य में आम आदमी को न्याय मिला। शेर शाह का असली नाम फरीद खां था। उसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। तो शेर शाह के कितने नाम हो गए? एक तो आपका शेर शाह सूरी हो गया, दूसरा शेर खां हो गया और तीसरा आपका फरीद खां। क्लियर है आपको? कहते हैं उसने शेर को मार दिया था इसलिए उसका नाम शेर खां रख दिया गया था। क्लियर है? फरीद खां से शेर खां बना और फिर शेर खां से शेर शाह सूरी बन गया। क्लियर है आपको? तो शेर शाह का असली नाम फरीद खां था। उसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। क्लियर है आपको? तो 1540 ईस्वी में
कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। क्लियर है आपको? उसने पुराने सिक्के हटाकर शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। उसने जब्ती प्रणाली लागू की जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। तो यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब्ती प्रणाली किसने लागू की? तो जब्ती प्रणाली किसने लागू की? शेर शाह सूरी ने। क्लियर है आपका? शेर शाह ने रुपया का प्रचलन किया जो 178 ग्रेन चांदी का होता था। तो जो आपका वर्तमान रुपया है ये शेर शाह सूरी के जमाने से शुरू हुआ था। तो जो मुद्रा चलाई शेर शाह ने उसको रुपया कहलाई और यही आपका वर्तमान रुपए का जो मूल है तो मूल इतिहास है वहीं से शुरू हुआ। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रुपये का सर्वप्रथम संचालन किसने किया, किसने शुरू किया? तो उत्तर हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी। क्लियर है आपको? उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, उसके अंदर किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण भी करवाया। क्लियर है आपको? उसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। उसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कालिंजर विजय अभियान के दौरान शेर शाह की तोप फटने से मृत्यु हो गई थी। कालिंजर विजय अभियान के दौरान शेर शाह की तोप फटने से मृत्यु हो गई थी। क्लियर है आपको? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। यह भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कंठस्थ रखेंगे सदैव। इससे जुड़ा भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। तो सड़क ए आजम कहा जाए या ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाए तो उसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। यह सड़क बंगाल के सोनार गांव को से पंजाब के लाहौर और वहां से मुल्तान तक जाती थी। यह आपकी बंगाल से शुरू होती थी, फिर आगरा दिल्ली होते हुए पंजाब के लाहौर, वहां से मुल्तान और कुछ लोगों का कहना है कि काबुल तक जाती थी। क्लियर है? लेकिन आप लाहौर तो याद रखेंगे कि बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के लाहौर तक जाती थी। क्लियर है आपका? अब अगला शासक आता है अकबर, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक राज करता है। मुगल काल में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला यह शासक अकबर था। 1556 से 1605 तकरीबन 50 वर्ष तक 49 वर्ष तक उसने राज किया। क्लियर है आपको? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानीर नामक स्थान पर हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानीर नामक स्थान पर हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित कर दिया। क्लियर है आपको? पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया था। क्लियर है आपको? यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी रही थी। क्लियर है? तो अकबर के शासनकाल में 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्लियर है? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किनके बीच? महाराणा प्रताप के बीच और मुगल सेना के नेतृत्व करने वाले मान सिंह के बीच। क्लियर है आपको? अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया या टोडरमल ने कौन सा बंदोबस्त लागू किया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। अकबर ने दीन-ए इलाही नाम से एक नया धर्म भी शुरू किया था। क्लियर है आपको? तो अकबर ने दीन-ए इलाही नाम से एक नया धर्म भी शुरू किया था, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कुछ लोगों ने फतवा भी जारी कर दिया था। क्लियर है आपको? तो दीन-ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महसदास था। तो दीन-ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महसदास था।
अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। मनसबदारी प्रथा एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मनसबदारी जो प्रथा थी वो विशिष्ट सैन्य व्यवस्था थी। तो किससे जुड़ी हुई मनसबदारी व्यवस्था थी? सैन्य सेना से जुड़ी हुई थी। ये किसने शुरू करी? भारत में अकबर ने। क्लियर है आपको? ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अकबर के दरबार में अब्दुस समद, दसवंत एवं बसावन प्रमुख चित्रकार थे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। क्लियर है आपको? अब अकबर के नवरत्न देख लेते हैं, फिर हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी जानकारी मैंने एमसीक्यू के द्वारा आपको दी है जो मैंने नोट्स में नहीं लिखी, जानबूझकर मैंने, ताकि आपको एमसीक्यू भी पढ़ाया जा सके और जानकारी भी आपको दी जा सके। अगर आप एमसीक्यू छोड़ देंगे तो कई चीजें, जानकारी जो आपके पेपर में आ सकती हैं वो आपसे छूट जाएंगी। इसलिए पूरा वीडियो देखें, हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। अगर आप वाकई में अपनी भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, गंभीर हैं, आपने एक सपना देखा है, उसे पूरा करना चाहते हैं, तो जो भी कार्य शुरू करें उसे खत्म करें। सफल होने का एक ही तरीका है कि जो भी कार्य शुरू करें उसे समय पर खत्म करें। क्लियर है? तो अकबर के नवरत्न कौन थे, उनके नाम देख लीजिए। अकबर के नवरत्न थे आपके बीरबल, अबुल फजल, फैजी, मियां तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खाने खाना और हमीम हमाम और मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इनसे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी मैं आपको किसी क्लास में करवा दूंगा। क्लियर है आपको? तो हर एक चीज गंभीरता के साथ देखते रहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे। क्लियर है? तो आपका पहला प्रश्न है, किसने अकबर को जिले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर्रे इंदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। किसने अकबर को जिले इलाही, जिसका अर्थ होता है खुदा की परछाई, एवं फर्रे ए इंदी मतलब खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? ऑप्शन है आपके अबुल फजल, फैजी, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए बी सी डी में। किसने अकबर को जिले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर्रे इंदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? अबुल फजल, फैजी, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का सही उत्तर है ए, अबुल फजल ने अकबर को जिले इलाही कहा और फर्रे इंदी का। यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है, बताइए। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, डी औरंगजेब का मकबरा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दूसरे का सही उत्तर है आपका ए, हुमायूं का जो मकबरा था भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा था। अगला प्रश्न है आपका, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? बताइए 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन ए सैयद वंश, बी लोधी वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसे तो आपको रट गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का बी ऑप्शन, लोधी वंश की नींव डाली थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1529, बी 21 अप्रैल 1526, सी 15 अप्रैल 1528, डी 20 अप्रैल 1527। अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हैं हमारे चैनल पर तो ये सारे प्रश्न आपको रट गए होंगे क्योंकि डेली इन्हीं प्रश्नों को आप जीएस मॉक टेस्ट में सॉल्व करते हैं।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे का बी ऑप्शन। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? बताइए, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए अशोक ने, बी शेर शाह सूरी ने, सी अकबर ने, डी हुमायूं ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो पांचवें का सही उत्तर हो जाता है आपका बी, शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? बताइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुआ था, वो निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन अकबर और हेमू, बी ऑप्शन राजपूत और मुगल, सी ऑप्शन बाबर और इब्राहिम लोदी, डी ऑप्शन सिकंदर और आदिल शाह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए बी सी डी में? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुई थी वो किसके बीच हुई थी? तो छठे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, ऑप्शन ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सातवें का सी, अकबर के द्वारा। क्लियर है? किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था दीन ए इलाही नामक धर्म। क्लियर है आपको? तो आज का आपका प्रश्न है कि जो आपका 21 अप्रैल है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए शाहजहां ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी बाबर ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, आठवें का बी उत्तर आपका सही है। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। यह सैन्य प्रणाली थी जिसमें सेना का जो प्रशासन संभाला गया था इस प्रणाली के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? बताइए, अभी मैंने आपको बताया है बस 2 मिनट पहले। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 9 का सही ऑप्शन आपका है बी, अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? बताइए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 10वें का जो ऑप्शन आपका सही है वो सी, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी जिसमें हार गया और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन की कथा लिखी थी? बताइए, निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन की कथा लिखी थी? तो अगर आपसे परीक्षा में एक प्रश्न और पूछा जाए कि इनमें से कौन मुगल शासक अनपढ़ था या लिखना नहीं जानता था या पढ़ना नहीं जानता था, तो उसका नाम क्या था? अकबर। इसीलिए इसकी आत्मकथा या इसकी जीवन की कथा किसने लिखी? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल नबी खां, डी बीरबल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 11वें का आपका ऑप्शन ए सही है, अबुल फजल ने लिखी थी। क्लियर है आपको? शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? बताइए, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? यहाँ पर घोतक लिखा है लेकिन वो द्योतक है, उसको आप सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, या बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, या सी प्रशासनिक सुधार, या डी धार्मिक सहिष्णुता। बताइए शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रशासनिक सुधार। क्लियर है आपको? तो 12 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ए आपका गुलबदन बेगम, बी मुमताज महल, सी जहां आरा बेगम, डी रोशन आरा बेगम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो 13वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बताइए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल था, या टोडरमल था, या जयसिंह था, या बिहारी मल था? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 14वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, टोडरमल जो था वो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? बताइए, या किसके शासनकाल से संबंधित थे? बताइए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी बाजिद अली शाह, सी हर्षवर्धन, डी अकबर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 15वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास थे। अकबर ने इनको जेल में भी डलवा दिया था। आपका अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? बताइए, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था, या मूल रूप से वो कहां से आया, या इसका जन्म कहां पर हुआ था? ये चीजें एक ही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए फरगना, बी कंधार, सी तक्षशिला, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फरगना। क्लियर है आपको? तो आपने ये सभी क्वेश्चन पढ़े और इनको समझा, और आपने पूरा मुगल काल का जितना आज की क्लास में था उन चीजों को समझा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आज का आपका प्रश्न है कि 21 अप्रैल कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर? तो राष्ट्रीय दिवस बताना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं बताना है। 21 अप्रैल कौन से राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्लियर है आपको? और कितने प्रश्न आपने ये 16 में से सही किए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। इस बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इससे आप जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती में एक स्थान पक्का करने का सपना देखा है, एक संकल्प लिया है अच्छी मेहनत करने का, अच्छा कंटेंट पढ़ने का, अच्छे मार्गदर्शन में रहने का, तो प्लीज जरूर जुड़ें इस बैच से। आपको 101% फायदा होगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा अपनी तैयारी को मजबूत करने में। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी कराया जाएगा। तो तकरीबन आपको 500 से 550 पीडीएफ दी जाएंगी मात्र 450 रुपए में। तो आपको 1 रुपए की पीडीएफ की कीमत आपको 1 रुपए भी नहीं पड़ने वाली है। आपको एक पीडीएफ की कीमत 1 रुपए भी नहीं पड़ने वाली है। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए। अगर आप वाकई में जुड़ना चाहते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ, तो जरूर जुड़ें। टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसके अलावा जितने भी सिलेबस होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तथा आपको इनका जो जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपके पेपर की पूरी जिम्मेदारी होगी, आपको जो जो पेपर में आ सकता है उन सब की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी मात्र 450 रुपए में। 450 कोई बड़ी कीमत नहीं है, और कोई भी बड़ा चैनल आपको पढ़ाने वाला नहीं है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम आपके फॉर्म भरे हैं, तभी अभी तक किसी बड़े चैनल ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं समय मत बर्बाद करिए, पढ़ना शुरू करिए। कोई भी बड़ा चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला, अगर पढ़ाएगा भी तो फीस 3 से 4 हजार रखेगा। तो उस फीस से बचना इस अच्छा है आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मात्र 450 में एक अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी को सही से सुनने के लिए। आज आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में हिस्ट्री की 17वीं क्लास पढ़ी और मुगल काल का पहला हिस्सा पढ़ा। कल आपका दूसरा हिस्सा होगा, और लगातार आप पढ़ते रहिए। आज का प्रश्न जो है उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो 16 MCQ हुए उसमें आपके कितने सही थे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।